नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से अवनीश जी हैं। और पिछली बार भी हमने इनसे बात करी थी। इनके व्यूज़ और इनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी पसंद किया गया था। और आज हम इनसे एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। और अवनीश जी जो हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ये आईसीसीआर के एडवाइज़र हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और प्रारब्ध के एडिटर और फाउंडर हैं। अवनीश जी, आपने आपका समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल। और आपके सभी दर्शकों को मेरे चैनल प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद आपका। तो आज हम अवनीश जी से संदेश खली पर चर्चा करने वाले हैं, जो अपरिहार्य कारणों से चर्चा में रहा है, जहां पर राज्य की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और वहाँ का जो एक बाहुबली नेता है, उसने एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, ये उसके ऊपर आरोप है। और डर इतना है लोगों में कि कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। ये सब ऐसी जगह हुआ है जहाँ की चीफ मिनिस्टर एक महिला है, सांसद एक महिला है, उसके बावजूद महिलाओं की बात सुनने की दिलचस्पी किसी ने नहीं बताई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना तो कोई अवार्ड वापस हुआ, ना संविधान खतरे में आया और ना ही लोकतंत्र तार-तार हुआ। और विपक्ष की पार्टियों के मुंह में तो जैसे दही जम गया हो। सर, ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता हमारे राजनीति का कि जहां पर उनसे जुड़ी पार्टियों की सरकार हो वहां पर सब अच्छा, और जहां नहीं हो वहां पर एक पॉलिटिकल टूरिज्म चालू हो जाता। अभी तक तो अगर यही घटना यूपी में होती तो। ठीक बात राहुल, आपने अच्छा कहा, लेकिन मेरा ऐतराज आपसे इस बात पे है कि आपने इंट्रो में ये कहा संदेश खाली के संदर्भ में कि अपरिहार्य कारणों से संदेश खाली पूरे देश में इस समय चर्चा में नहीं, अनिवार्य कारण से, बेहद जरूरी वजह से 24 परगना का एक छोटा सा गांव संदेश खली इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है जी। दूसरी बात आपने कही कि साहब दूसरे मोहल्लों में सन्नाटा क्यों है। हाथरस सबको याद है। जी, बराबर। अगर इसी तरह की कोई घटना कहीं और हुई होती, और खास तौर से जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें होती, तो महिला अस्मिता नारी सम्मान के लिए लड़ने वाले तमाम लोग तैयार थे। ये भी बात ठीक बराबर। है, इस पर हम जरा बाद में आएंगे। संदेश खाली हुआ कैसे? देखिए, बहुत सारे लोग इसको वेस्ट बंगाल में महिलाओं का शोषण और उसमें इन्वॉल्व एक टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, जिसका की बड़ा एहसान जताते हुए कल बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। खैर, राइट, 55 दिनों बाद उसे कोर्ट गिरफ्तार में किया जब गया। आप हम बात कर रहे हैं तो कोर्ट में उसकी पेशी भी हो रही है और इस समय उसकी पेशी चल रही है। देखिए, ऐसा है, ममता बनर्जी अपने शासन का तीसरा टर्म एंजॉय कर रहे हैं, जी। लेकिन आज बंगाल में 50 की उम्र के आसपास वाले जितना भी एक वर्ग है, मैं 50 से नीचे अभी जा ही नहीं रहा हूं। 2014 के बाद से विमर्श के धनी जो एज है, जो उम्र है, अभी मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। आज बंगाल के समाज में 50 की उम्र वाले जितने हैं, उनकी कमर झुकी रही है राजनीतिक और सामाजिक चेतना के मामले में। कारण 34 साल लेफ्ट का शासन बंगाल में। 34 साल लेफ्ट के शासन में, आपको पता है, दर्शकों को जरा सा इतिहास बता दें, वामपंथ ने पूरी दुनिया में केवल और केवल तानाशाह पैदा किए, जी। कहीं डेमोक्रेटिक लीडर पैदा नहीं किया। मजे की बात यह है कि इस तरह के सारे उदाहरण हमारे भारत में ही मिल जाते हैं, भारत से ही मिल जाते हैं। 50 के दशक में पहली पूरी दुनिया में, आपके दर्शक सुने इसे, पूरी दुनिया में सबसे पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड अगर कोई कम्युनिस्ट सरकार बनी तो वो भारत के केरल में बनी।
जब नंबूदरी-पाल जी चीफ मिनिस्टर बने, ये अलग बात है कि पंडित नेहरू ने सबसे पहली सरकार भी अगर बर्खास्त की तो इन्हीं कम्युनिस्टों को की, आर्टिकल 356 लगा के 50s में। बराबर। उसके बाद खाता खुला कम्युनिस्टों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वेस्ट बंगाल में, जहां वो 34 साल शासन किए। लेकिन एक ठग, एक बदमाश, एक अराजक, एक हिंसक, एक मवाली अगर गेरुए कपड़े पहन के किसी मंदिर में बैठ भी जाए तो वो और कुछ नहीं करेगा, एक समय आने के बाद भक्तों के जूते चप्पल ही चुराना शुरू करेगा या उसके चोरी हो जाने की व्यवस्था कर लेगा। यानी कुल मिला के वो अपने ट्रेडिशनल जो उसका अपना इनहेरेंट मोडस ऑपरेंडी है उस तरफ चला जाएगा। यही हुआ बंगाल में कम्युनिस्टों ने। एक टर्म बिताने के बाद उन्होंने अपना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया। मैं नहीं जानता कि कितने दर्शक बंगाल से इस वीडियो को देखेंगे। अगर देखेंगे तो कमेंट में आपके उसकी मेरी इस बात का वो समर्थन करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये बात सच है। कम्युनिस्टों ने उन 34 सालों में, क्या आपको पता है कि एक चौराहा हो, मान लीजिए ये सेंटर एक चौराहा है, चौराहे का क्या मतलब होता है? 4 सड़कें आती जाती हैं, वो चारों सड़कें अपने काडर के गुंडों को अलॉट करने की परंपरा डाली कम्युनिस्टों ने। बंगाल के बारे में आपने बड़ा सुना होगा, उसके छोटे बड़े मझोले शहरों में कैरम क्लब होते हैं। दरअसल वो कैरम क्लब और कुछ नहीं होते हैं, उनको कम्युनिस्टों ने एक दुकान कब्जा करके, एक मकान कब्जा करके, जहां उनके गुंडे पूरे समय रहें, टाइम पास करते रहें और जब समय आए तो बाहर निकल के अपना काम करें और चले आए। अच्छा, इकोसिस्टम बनाया उन्होंने कैसे? गिव एंड टेक पॉलिसी से। तुम हमारे लिए वोट मैनेज करो, जो हमें वोट डालना चाहता है उसको पोलिंग बूथ तक ले आओ, जिससे हमें वोट नहीं पाने की संभावना है उसको पोलिंग बूथ तक मत आने दो। तीसरी चीज, अब उनकी कमाई का जरिया क्या खोला उन्होंने? 4 सड़कें बांट दी हैं, 4 टीम बट गई है, ऐसे हर चौराहों से गुजरने वाली चारों सड़कों की पर 4 टीमों का कब्जा। वो वहां से बाकायदे गुंडा टैक्स वसूलते, वहां से दुकानदारों से चौथ वसूलते, आने जाने वाले लोगों से वसूली करते, सामान से लेके पैसे तक की। तो ये उनका पूरा इकोसिस्टम था जिसका ये इकोनॉमिक मॉडल था। और इस मॉडल पे उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक 34 सालों तक अपनी सरकार वेस्ट बंगाल में चलाई। इसी के साथ उन्होंने किया क्या? वहां पर वैचारिक रूप से जो भारत का बहुसंख्यक है, सनातन हिंदू धर्म है, उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसको सप्रेस किया। उनके बौद्धिक जमात ने, उनके गिरोहों ने इतिहास को तोड़ा, धर्म को तोड़ा। मार्क्स तो कहता ही था कि धर्म अफीम है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम 34 साल तक राज किया वेस्ट बंगाल में। अब आप सोचिए, 77 में पैदा हुआ वो व्यक्ति जो आज लगभग 50 साल का है, उसने 34 साल तो यही देखा, होश संभाला तो यही देखा बराबर। कि हमारे पापा अगर वोट डालना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट को डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो उनको टांग तोड़ दी जाएगी, वो घर में बैठेंगे। हाँ, वोट उनका पड़ जाएगा। सही बात। अब हुआ क्या? 34 साल में बंगाली समाज कहीं ना कहीं उबा। उबने के बाद उसने विकल्प की तलाश की और विकल्प की तलाश में उस समय कांग्रेस में रही ममता बनर्जी वो सामने खड़ी आ गई। ममता बनर्जी ने विकल्प दिया, कांग्रेस से निकल के तृणमूल बनाई। क्यों बनाया? वो भी एक रीब्रांडिंग थी, क्योंकि 34 साल जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तो उससे दोस्ताना रवैया रखते हुए कांग्रेस वहां मौजूद थी, चाहे सेंटर में तो लगातार मौजूद थी, वहां विपक्ष के रूप में मौजूद थी। तो इसलिए ममता बनर्जी ने स्मार्ट गेम खेला। उसने कहा कि कांग्रेस के पंजे के निशान पर अगर हम वेस्ट बंगाल में कोई विकल्प देंगे तो उसको जनता स्वीकारेगी नहीं। सो शी प्लेड ए स्मार्ट गेम और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। अब मजे की बात यह है कि एक नई बनाई पार्टी जो पहली बार सत्ता से उखाड़ फेंकती है 34 साल के शासन वाले कम्युनिस्टों को, वो लगातार तीसरा टर्म एंजॉय कैसे करती है? और पहले ही टर्म में उसका गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, मोहल्ले मोहल्ले काडर कैसे पैदा हो जाता है? दरअसल काडर पैदा नहीं हुआ। कम्युनिस्टों का जो इकोसिस्टम जो पैसों पर पलता रहा, ममता बनर्जी ने वो पूरा मॉडल
ट्रांसफर कर लिया तृणमूल। ओके। उन्होंने कहा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम वैसे ही कैरम क्लब चलाते रहो, वैसे ही 4 सड़कों पर तुम्हारा कब्जा रहेगा, जो काम तुम अब तक सुपारी लेके कम्युनिस्टों के लिए करते थे अब तुम हमारे लिए करोगे। और यही वजह है कि कम्युनिस्ट का डाउनफॉल जब शुरू हुआ, देखिए 34 साल अगर कोई पार्टी कहीं राज करती है तो वो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए, एक झटके में खत्म नहीं हो जानी चाहिए। एक झटके में तभी खत्म होती है जब अकेला पार्टी छोड़ के बाकी सारे कहीं और चले जाएं। और वही तरीका दूसरों के लिए अपनाएं जो यहां रहते हुए किया। तो सेम मॉडल ट्रांसफर कर लिया ममता बनर्जी ने अपने पास, और उसका नतीजा है कि आज तीसरा टर्म ममता बनर्जी एंजॉय कर रही। संदेश खाली अकेला उदाहरण नहीं है। संदेश खाली एक्चुअली दर्शकों को अगर बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा स्थापित मीडिया में चर्चा नहीं होती, 24 परगना का ये पूरा इलाका है जिससे कि बॉर्डर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और मजे की बात एक चीज और बताऊं कि नक्सली आंदोलन की जमीन कही जाने वाली नक्सलबाड़ी एरिया, आप देखें पिछला जो विधानसभा चुनाव रहा वहां भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें के लगभग लेके आई, एक बड़ा उभार था। उसमें भी जो कम्युनिस्टों के चूरन बेचने की असली जमीन थी नक्सलबाड़ी, वहां की लगभग उस पूरे इलाके की विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अब आते हैं जरा संदेश खाली के शाहजहां शेख पे। रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको पता होता है कि किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना हो तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। यानी आपके हाथ में अगर कोई खिलौना है, ये माइक मेरे सामने रखा हुआ, अगर मैं इस माइक को समझना चाहूं तो राहुल मुझे तरीका ये होना चाहिए कि एक मेरे पास स्क्रू ड्राइवर हो और इसको मैं लगातार क्रमवार खोलता चलूं, और खोलता चलता चला जाऊंगा तो इसकी पूरी मैकेनिज्म मुझे समझ में आ जाएगी, फिर मैं इसको उसी क्रम में असेंबल कर दूंगा, ये काम करना शुरू कर देगा। आगे कभी कोई परेशानी आएगी मैं खोल के उस पार्ट को सही कर लूंगा या बदल दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। बराबर। अब जरा शाहजहां शेख की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो मैंने कहानी सुनाई कि 34 साल के कम्युनिस्टों के मॉडल को ममता बनर्जी ने ही हायर कर लिया, क्या ये सच है? चलिए इसकी इसी में पड़ताल करते हैं। शाहजहां शेख का एक एग्जाम्पल लेते हैं। शाहजहां शेख की उम्र, उसकी तस्वीर देख के लोगों को लगती है वो 44-45 साल का लड़का है, बराबर युवा है। जो जिस देश में 55 साल के राहुल गांधी युवा हैं, अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, तो वहां 44-45 साल का एक लड़का कह दिया मैंने तो कोई बहुत अपराध नहीं। शाहजहां शेख आज तृणमूल का नेता है, यही तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन शाहजहां शेख पैदा होते ही क्या तृणमूल का नेता था? नहीं था। नहीं। वो एक छोटा मोटा मजदूर था। अब एक मजदूर नेता कैसे बना? अब कुछ लोग कहेंगे वाह साहब एक मजदूर नेता क्यों नहीं बन सकता? अरे बिल्कुल बन सकता है भाई, लेकिन जरा शाहजहां शेख वाले मजदूर की बात कर रहा हूं, उसको सुनिए। शाहजहां शेख का एक नाना था, वो नाना ग्राम प्रधान था और कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था। शाहजहां शेख छोटे मोटे क्राइम करते हुए, ईंट भट्टे की मजदूरी करते हुए अपने नाना के संपर्क में आया और ईंट भट्टे की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। सेम कम्युनिस्ट संगत में, अपने नाना की संगत में कम्युनिस्टों के बीच पला, कम्युनिस्टों के बीच ट्रेनिंग पाई, वहां की राजनीति की, और राजनीति क्या वहीं की गुंडई की, वहीं की चौथ वसूली की। और जब ममता बनर्जी ने पूरा इकोसिस्टम अपने पास ट्रांसफर किया तो उसी क्रम में हजारों लाखों शाहजहां शेख जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से कामरेडों के हाथ से निकल के ममता बनर्जी के पास आए, उसी तरह एक शाहजहां शेख भी आ गया। तो मेरी बात वो सही हो गई? बराबर। ये बात दर्शकों को समझ में आ गया होगा। बराबर। तो शाहजहां शेख सिर्फ नहीं आया, ममता बनर्जी ने काम करने और दमन करने की पूरी शैली कम्युनिस्टों की अपने पास ट्रांसफर की। ये बात 34 साल बाद समझ में आई बंगाल की जनता को, जब कम्युनिस्टों का शासन था। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा कहते हैं ना जी। तो बंगाल की जनता ने 10 साल में देख लिया ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा अरे
34 सालों तक जो गुंडा हमको धमकाता रहा, वही गुंडा अब ममता बनर्जी का झंडा पकड़ के हमको धमका रहा। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में कहा था कि 50 साल की उम्र वाले आदमी की भी इन तमाम सालों में, भाई 34 और 10 44 और एक 2 47 साल, 47 ईयर से जिस नागरिक की, जिस समाज की कमर तोड़ दी गई हो, आप जरा उस समाज की मनस्थिति समझिए। और ऐसे में संदेश खाली अनिवार्य रूप से क्यों है, ये बात मेरी अब आती है कि इंतहा जब हो जाती है तो महिला खड़ी होती है, बराबर, और संदेश खाली से महिलाएं खड़ी हुई जी। और सिर्फ संदेश खाली से नहीं खड़ी हुई, अभी परसों हावड़ा में यही हुआ है, इसी तरीके से जमीन। अच्छा, ये केवल ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे, जमीन किसी की कब्जा कर लेना, चौथ वसूलना, और तो और जो वीरभूमि इलाका है बंगाल का, वहां कोल माइंस है। जब नेशनलाइज नहीं किया था इंदिरा गांधी जी ने, तो उस समय क्या हुआ था कि यूपी, बिहार, आज का झारखंड और उड़ीसा, इन जगहों से मजदूर वहां पे गए थे और वो कोलरीज में काम करते थे। क्योंकि बंगाली समाज जरा नफासत पसंद है, पसीना थोड़ा कम बहाना चाहता है, ये तो पूरे देश में परसेप्शन है। क्या आपको पता है, नेशनलाइज होने के बाद जब अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, सरकारी नौकरी जैसी हो गई कोल माइनिंग की नौकरियां, तो इन कम्युनिस्टों ने उन बिहारी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के मजदूरों के पूरे परिवार को खत्म करके उनके नाम को खुद धारण किया, कागज बनवाए और उनके नाम पर सरकारी नौकरियां शुरू कर दी। ओके, यहां तक हुआ है वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए संदेश खाली अब ममता बनर्जी के लिए एक घटना नहीं रह गई है। और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अब चूंकि 2024 का चुनाव सामने है, मोदी का चुनाव है, बंगाल ने पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, वो नंबर अब बढ़ने जा रहे हैं। और 2026 में ड्यू है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, लेकिन जनता 2024 में ही यह बात तय कर देगी कि वो बंगाल में 2026 तक इंतजार नहीं करने वाली है किसी विधानसभा चुनाव का। और 2026 से पहले जब भी अगले विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में होंगे, एक बार फिर जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी का नील बटा सन्नाटा स्कोर देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की राजनीति एक विधानसभा चुनाव के बाद इतिहास हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। हाँ, अब यहां थोड़ी सी मेहनत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े नेचुरल तरीके से, बड़े स्वाभाविक तौर पर वेस्ट बंगाल की जनता इनको एक विकल्प के रूप में देख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना मेहनत करें। हम आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हमारा कोई वास्ता भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन हमें इतनी जरूर जानकारी है कि वेस्ट बंगाल अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अब उनके पाले में गेंद है, वो कितनी मजबूती से वहां खड़े होते हैं। संदेश खाली की महिलाएं खड़ी हैं। और आप एक चीज और जानिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर गांव की महिला झाड़ू, लाठी और जूते चप्पल लेके बाहर निकल आए। ईवीएम तक पहुंच के एक उंगली से जो क्रांति कर सकती है जनता, वो लगातार करती है। उसका उदाहरण 2014 से पूरा देश देख रहा है। इसलिए संदेश खाली से ये जो संदेश निकल के आया है, ये कम से कम अब वेस्ट बंगाल को शेष भारत की राजनीति के साथ, शेष भारत की राजनीतिक समझ के साथ, शेष भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, शेष भारत की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ जोड़ने को तैयार खड़ा है। और ये मातृशक्ति से शुरू हुआ है, इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। बराबर। सर, जो आपने अभी बात बोली उसी से रिलेटेड अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले की बात है कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक हैं, शायद 1 या 2 विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने जब इस्तीफा देते समय जो उन्होंने बात कही, वो बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि
हम यहाँ पर राज्य में अपोजिशन में होते हुए अगर इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना को अगर कंडेम ना करें, उस घटना को अगर वहां तक जाके लोगों से बात ना करें, उन्हें सांत्वना ना दें, और ममता बनर्जी के खिलाफ, राज्य के खिलाफ अगर हम कुछ बोल भी ना पाए, तो फिर हम है किस काम के यहाँ पर? तो अगर हम, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी अगर इसमें कुछ ना बोले, तो ये तो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अंतरात्मा की आवाज पिछले 24, 48, 72 घंटों में टीवी की बहसों में बहुत बार दोहराया गया है राज्यसभा के चुनाव के हवाले से। राइट, चाहे राइट। वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारी जगह पे। और कांग्रेस के लिए तो लगातार अंतरात्मा की आवाज जाग रही है। कांग्रेस से बराबर, कौन आता है, कौन जाता है, हमारे लिए उतना ही है जैसे बीजेपी में कौन आता है, कौन जाता है। बराबर। कांग्रेस के विधायकों की अगर नींद इतने दिन बाद टूटती है तो अच्छा है, बढ़िया। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल का समाज, जिसकी कमर तोड़ दी गई थी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी में लोच था, मोच था, दबे दबे, उसको प्रतिकार करना होगा। राइट। उधार इस की लड़ाई से कभी कोई जंग जीती नहीं जाती। आई एम सॉरी टू से कि बंगाल की जनता को, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहती है, प्रबुद्ध है, इतिहास में जीती है। बहुत से ऐसे समाज में, बहुत से ऐसे समाज में आपने देखा होगा, बिहार के समाज में, हम्म, आज बिहार की बदहाली पे बात कीजिए तो एक आम बिहारी तुरंत आपको मगध और उसके इतिहास गिनाना शुरू करेगा। मराठा समाज में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो भी मराठा बेल्ट है, वहां की आप इलेक्टोरल पैटर्न देख लीजिए। तो ऐसे समाज में जब 2014 से भारत में सनातन हिंदू धर्म के पुनर्गठन ही नहीं बल्कि इनरिचमेंट, संवर्धन की बात की राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो ऐसे में समाजों को अलग अलग तरीके से भी आईने देखने होंगे। बहुत ज्यादा बीता समय नहीं है जब गरीबी, गफलत, दुश्वारी, खराब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यूपी और बिहार एक साथ इस्तेमाल किए जाते थे टर्म। जी, बिल्कुल बराबर। आज उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने उस बदलाव की राह को पकड़ लिया बराबर। और 5 साल उस सरकार को देखने के बाद, उसके निजाम को देखने और महसूस करने के बाद, एंजॉय करने के बाद 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस सरकार को वापस लेके आए। राइट। और आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में है कि वो अपने आप को ये टारगेट दे रहा है कि उस राज्य की इकोनॉमी सिर्फ $1 ट्रिलियन की होगी, जो कि भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हेल्प होगी। तो आज ये उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी, उस स्थिति तक पहुंच गया है। राहुल, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को आगे बढ़ के लेनी ही चाहिए। राइट, बराबर। 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, भारत की बिल्कुल सही। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को अगर अलग देश घोषित किया जाए तो 5वां सबसे बड़े आबादी वाला देश होगा पूरे विश्व में। बराबर। तो अगर प्रधानमंत्री कोई टारगेट इंडियन इकोनॉमी के लिए ले रहे हैं तो उसमें एक बड़ा स्टेक खुद आगे बढ़ के क्लेम करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, तब जाके कुछ होगा। और वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश निभा रहा है। तो मैं, जो मेरी मूल बात थी कि बंगाल के समाज को भी आईने देखने होंगे, अपने कंफर्ट सही जोन बात। से बाहर निकलना होगा। बराबर। बंगाल में डेवलपमेंट की स्थिति आप देख लीजिए। मुझे बता दीजिए, बंगाल के कलकत्ता के बाद कोई बड़ा शहर जिसको आप तुरंत बता सकते हो? बंगाल के शिक्षा व्यवस्था की कोई मॉडल आपके पास है? बंगाल की स्वास्थ्य सुविधाओं का कहीं कोई जिक्र, कभी कोई जिक्र? और जो कम्युनिस्ट 34 साल का शासन वहां छोड़ के गए, वो पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देते हैं ना। जब इस देश में आज पूरे पूरे देश के लगभग प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू है, क्या जी। आपको पता है कि आज भी वेस्ट बंगाल का सरकारी कर्मचारी 6 पे कमीशन एंजॉय कर रहा है? क्या आपको पता है कि मात्र 12 साल पहले जब कम्युनिस्टों का शासन था, तो जिस समय
5वां वेतन आयोग पूरा भारत के और राज्य सरकार कर्मचारी और केंद्र सरकारी कर्मचारी एंजॉय कर रहे थे। उस समय जब कम्युनिस्टों ने शासन छोड़ा है 12 साल पहले, तो तीसरा वेतन आयोग वहां पर लागू था। आज भी एक वेतन आयोग पीछे चल रहा है बंगाल। बराबर। तो जरा सोचिए कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। कितना अंतर। और बंगाल का प्रबुद्ध समाज अगर इस बात को लेकर भी चुप है और केवल माछ और भात खा के मस्त है और केवल अपने पुरातन इतिहास के वैभव पर आत्ममुग्ध है, तो ऐसे समाज में 47 साल अगर उसके रीढ़ की हड्डियों पर प्रहार किया जाता रहे तो वो उसके पात्र है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो उसके पात्र है। आज भी आप देखिए पिछला चुनाव जो बीता है विधानसभा का, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि नक्सलवाड़ी जैसे इलाकों से भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन मिला, 81 सीटें जो मिली हैं, उसमें क्या आपको पता है कि कलकत्ता का जो शहरी विधानसभा की जो सीटें थी, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एक भी सीट नहीं मिली। किस कंफर्ट जोन में है आप? सही बात है, निकलना पड़ेगा आपको। जो ये जो 75-80 सीटें मिली है वो उनको कलकत्ता के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटे क्षेत्रों से मिली है। संदेश खाली की भी आवाज, संदेश खाली की भी आवाज साल्ट लेक से नहीं उठी है। संदेश खाली का जो शोर उठा है, अन्याय के खिलाफ जो विद्रोह की आवाज उठी है, वो 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां से उठी है। इसलिए अगर अगर मैं गलत ना हूं तो शायद इन्हीं वजहों से राज्य में उन्होंने सीबीआई और ईडी को बैन करके रखा था, क्योंकि वहां पर जब एक वो सीबीआई ईडी की टीम पहुंची थी, वो एक राशन घोटाले के स्कैम को की इन्वेस्टिगेशन के लिए शाहजहां शेख तक वो पहुंची थी, तब जाके वहां के लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, आप इसकी तो इंक्वायरी करें ही, पर साथ में जो हमारे साथ जो चीजें हुई हैं वो भी सुने, तब जाके ये आवाज बाहर निकल के आई। तो कितना ज्यादा दबा के रखा गया था, और शायद इन्हीं वजह से ये तो एक केस सामने आ गया, और कितने ही ऐसे केस होंगे जो दबे पड़े होंगे। शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने इन लोगों की एंट्री ही बैन कर दी राज्य में। कारण है, मैंने कहा ना कि ममता, कोई अगर ये सोच रहा हो कि बुद्धदेव भट्टाचार्य कम्युनिस्ट के शासन के आखिरी मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल नहीं। बराबर। ममता बनर्जी सिर्फ पैकेजिंग बदल गई है। ये उसी तरह का प्रयास है जैसे यूपीए की पैकेजिंग बदल के सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की पैकेजिंग पहनने का प्रयास किया था कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने। तो जब आपके पास होता कुछ नहीं है, दुकानदार के पास जब होता कुछ नहीं है, तो वो क्या करता है? वो अपने दुकान के साइन बोर्ड बदल देता है जब बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो यही वो फरेब है। और मैं फिर कहूंगा, संदेश खाली की आवाज निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न की आवाज है और खुद महिलाओं ने उठाई है। बराबर। ऐसे में ये आवाज अब कम से कम मुझे रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कारण जनता को हथियार पता लग गया है कि ईवीएम उसका हथियार है, वीवीपैट पर उसके हस्ताक्षर उसकी किस्मत बदलने वाले हस्ताक्षर हैं। और इसी बात की गंभीरता को समझते हुए अभी लगभग 5 या 6 दिन पहले सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने यह डिसीजन लिया है कि 135 केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां बंगाल 7 मार्च को पहुंच जाएंगी। ओके। इसलिए बंगाल का समाज अगर तैयार है उंगली दबाकर इस उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए, तो अब ये जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की, सरकारी एजेंसियों की, कि वो इलेक्शन रिगिंग फ्री कराएं, जेन्युइन वोटर को पोलिंग बूथ तक जाने दें, एश्योर करें कि वह व्यक्ति खुद मतदान करे। और ऐसा हो गया तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूं आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भी अगला विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में होगा, हालांकि 26 में ड्यू है, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता 2026 का इंतजार नहीं करने वाली। किसी भी समय वेस्ट बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव होंगे।
जहां तक मेरा अंदाजा है 2026 से पहले होंगे। और इसी विश्वास के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जनता इस हाल में ले आएगी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को कि उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव के बाद इनका अस्तित्व, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बराबर। बंगाल में यही होता है। कम्युनिस्ट जब सत्ता से बाहर हुए तो विपक्ष में नहीं पहुंचे, किसी लायक नहीं रहे। सही बात है। यही स्थिति ममता बनर्जी की होगी। सर एक लास्ट सवाल इसी बात से रिलेटेड मुझे आया मेरे जहन में। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि 2024 के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव ऑफिशियली ड्यू है वो 2026 में है, और उसके पहले भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या कहीं ना कहीं जो धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए कुछ आप देखते हैं? नहीं, मैं हमेशा से ये मानता हूं कि किसी भी फोड़े का इलाज उसके पक जाने से पहले मत करिए। अगर फोड़ा हो गया हो तो कोशिश कीजिए, जब उसके हल्की सी निशानदेही दिखे उस समय अगर उपचार हो जाए तो ठीक। नहीं, अगर उस फोड़े का शेप ले लिया है तो उसके मवाद को खुद बाहर निकलने दीजिए। और जहां तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को समझ पाया हूं, एक अकेला उत्तराखंड का उदाहरण छोड़ के, हालांकि मैं उससे भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था, मैं कतई अपने पर्सनल राजनीतिक जो छोटी वो समझ है, आर्टिकल 356 जैसे उपाय अपनाए जाने का समर्थक मैं नहीं हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 356, देखिए राजनीतिक विद्वेष से कांग्रेस लगाती रही वो अलग इशू, लेकिन अगर राजनीतिक विद्वेष से नहीं लगाया जाना है, किसी समस्या, जेन्युइन समस्या, सरकार अगर वहां पर कोई वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वहां की स्टेट गवर्नमेंट और उससे निजात दिलानी है, तब भी 356 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सरकार वहीं की जनता ने चुनी है। ये कभी भी 356 कभी भी कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। लेट द पीपल रियलाइज दैट दे हैव डिड समथिंग रॉन्ग एंड फिजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उनको अपना कोर्स करेक्शन करने दीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं कि 2026 से पहले होगा, तो आपका वो सवाल बड़ा वाजिब था कि भाई 2026 से पहले होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन ममता बनर्जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी किसी पेड़ के नीचे और उठ के एक सुबह वो कहेंगी कि मैं रिजाइन कर रही हूँ जी। ऐसा नहीं होगा ना जी। लेकिन सिंगूर सबको याद है, ममता बनर्जी वहीं से उठ के आई थी। बिल्कुल। और संदेश खाली का जो ये आंदोलन है, यह आंदोलन आप ये मत समझिए कि आज शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया तो उससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक शाहजहां शेख नहीं है, लाखों शाहजहां शेख हैं। सही बात है। बंगाल में एक समस्या नहीं है, बंगाल में सैकड़ों समस्या है। बंगाल में अनपढ़ी है, बंगाल में भूखमरी है, बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बंगाल में परिवहन सेवाएं नहीं है, बंगाल में रोजगार नहीं है, बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है। क्या क्या गिनाऊं आपको? सही बात है। और सबसे ऊपर बड़ी बात, 2014 से पूरा भारत जिस तरफ निकल चला है सनातन के उत्थान की तरफ, बंगाल में वो सेंस नहीं है, वो फील नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है। वो सब पर भारी कर पड़ता है। और एक चीज आपको बताऊं, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, ये हर सरकार देती है। मंगल ग्रह पर भी जाके कोई सरकार चुन लीजिए और वहां बना दीजिए, तो उसका भी काम होगा 3 टाइम पानी देना, सड़क बना देना, बिजली दे देना, अगर कहीं गड्ढा है तो उसके ऊपर पुल बना देना, कूड़ा है तो कूड़े वाली गाड़ी भेज के वापस करवा लेना। एक सेल्फ जो प्राइड होता है वो कब आता है? और भारत 2014 से उत्तरोत्तर उस तरफ जा रहा है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। अब इसको कोई अगर धार्मिक पोलराइजेशन कह ले तो मेरी वजह से, इस देश का बहुसंख्यक क्या अपनी धार्मिक उत्थान को लेके आनंदित होने का अधिकार नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। तो ये बंगाल के समाज को खुद सोचना होगा। और पूरी आशा है कि 2024 का चुनाव ही ये संकेत दे देगा बंगाल से, और बड़ा संकेत देगा। और संदेश खाली जैसे आंदोलन अब ममता बनर्जी को सत्ताहीन करने तक और आमूल चूल बदलाव लाने तक जारी रहेगा बंगाल।
बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और आज आपने जितनी जितनी डिटेलिंग से और जितनी बारीकी से चीज़ों को समझाई, आई एम श्योर व्यूअर्स को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी होंगी जो उन्हें नहीं पता है। और रियली आपके समय के लिए, आपके थॉट्स के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आपसे फिर भविष्य में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी और आपसे आपका ज्ञान सुनने को मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।